choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू कॉस्मिक घोस्ट राइडर। तो अब तक कहानी में आपने देखा कॉस्मिक घोस्ट राइडर मार्वल हिस्ट्री के साथ काफ़ी कुछ छेड़छाड़ कर देता है। सबसे पहले फैंटास्टिक फोर के साथ, फिर अर्थ से गैलेक्टस को बचाने के लिए, और उसके बाद अर्थ पे एक स्क्रल मिशन के साथ। यहाँ तक कि उसे लगता है कि वो अपनी फैमिली को मरने से बचा पाएगा। लेकिन वाचर द वाटू को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गाइस ये सब एम्पायर से पहले की बात है, जब वॉचर के पास दोनों आंखें थी। मॉन्टॉक, न्यूयॉर्क। एक बिल्डिंग के अंदर से वेनम स्पाइडरमैन को जोरदार घुसा मारता है। इससे स्पाइडी बाहर पानी में आ गिरा। वो इस लड़ाई से टाइम आउट मांगता है, लेकिन वेनम फिर से उसके पास आकर उसे मारने लगा। स्पाइडी सोचता है मुझे किसी तरीके से सिम्बियोट को एडी से अलग करना होगा। वो अपना सूट निकाल देता है। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। वेनम पूछता है यहाँ क्या चल रहा है? हमें लग रहा है कि इस लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। स्पाइडी वेनम से बोला तुम मेरा हिस्सा बनना चाहते थे ना, ठीक है अब मैं तुम्हें चाहता हूँ, आओ और मुझसे जुड़ जाओ। लेकिन ये बात ब्रॉक को पसंद नहीं आती। नहीं, मैं तुमसे इसका बदला लेकर आऊंगा स्पाइडरमैन। तभी कॉस्मिक घोस्ट राइडर जो कि पास में ही मछली पकड़ रहा था, उसने कहा सच में क्या बकवास डायलॉग मार रहे हो? गाइस ये सब कहानी कासल मारिया को बता रहा था। मारिया हंस हंस के पागल हो रही है। अरे रुक जाओ, क्या उसने सच में ऐसा बोला? स्पाइडरमैन ने अपने कपड़े उतार दिए और कहा मुझे ले लो, मैं तुम्हारा हूँ। कासल कहता है सच कहूँ तो मारिया, उस टाइम पे ये सब बातें इतनी अजीब नहीं हुआ करती, और स्पाइडरमैन वैसे भी है ही बेवकूफ। मारिया कहती है और मैं सोचा करती वो कितना कूल है फ्रेडो। कासल ने कहा ओ रियली? तुम्हें तो उसके लंबे कच्चे को देखकर ही उसे दूर हट जाना चाहिए। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम स्पाइडी को पसंद मत करो, मुझे भी वो अच्छा लगता है, अच्छा बच्चा है वो, उसके पास एक दिल है। लेकिन जब वो लड़ने लगता है तब हमेशा बकवास करता रहता है और उसकी बातें सभी को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। लेकिन वो हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता करना चाहता है, तो समझ लो कि ठीक ठाक है। मारिया पूछती है वाओ क्या तुम सच में उसे इतना जानते हो? कासल ने कहा अरे हाँ, उसकी और मेरी पुरानी दोस्ती है, मैं शुरुआत से ही उसके साथ रहा हूँ। गैस फिर हमें काफी सारे सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे एक टाइम पे राइडर स्पाइडरमैन को रास्ते से हटने के लिए कह रहा है अभी तेरे बाप की सड़क है क्या? फिर उसके साथ मिलकर स्पाइडरमैन को फाइट जीतने में मदद करता है। जोना को कॉस्मिक घोस्ट राइडर के बारे में पता चलता है। अब वो स्पाइडरमैन के साथ साथ राइडर को भी दोष देने लग जाता है। उस आदमी को पकड़ता है जिसने स्पाइडी के अंकल को मारा था, और स्पाइडी के साथ मिलकर जे जोना जेमसन के बेटे की रॉकेट को क्रैश होने से बचाता है। वैसे बचाना तो नहीं चाहता। फिर स्पाइडी के साथ मिलकर डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ा, और जो स्पाइडरमैन की पिक्चर्स पार्कर को जोना जेमसन को देनी थी वो अब फ्रैंक कासल आकर देने लगता है। तो हाँ मारिया, मैंने उसके शुरुआत के दिनों में उसे चलना सिखाया और उसके द्वारा की जाने वाली कुछ बहुत बड़ी गलतियों को करने से रोका, जैसे कि तब जब वो स्पाइडरमैन नहीं बनना चाहता था। इसमें स्पाइडी की भी गलती नहीं है। जब उसने सुपर हीरो बनने की शुरुआत की तब वो एक बच्चा ही तो था। उसे कैसे पता होता कि पावर्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं। ये सब सुपर हीरो वाला काम करना इतना आसान भी नहीं। इसमें तुम्हारी पारिवारिक जिंदगी खराब हो जाती है, तुम्हें हमेशा चोट लगती है, और डेली बगल की वजह से आधा शहर तो उससे नफरत किया करता। लेकिन वह एक बेवकूफ था जो उसने ये सोचा कि एक नॉर्मल जिंदगी बिताकर वो खुश रहेगा। मेरा मतलब कि टेक्निकली कहा जाए तो वो काफी खुश लग रहा था, लेकिन मुझे पता था कि उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। स्पाइडी इतना इमोशनल है कि मुझे पता था वो हमेशा के लिए इस चीज को छोड़कर नहीं जाने वाला। उसके अंदर की शर्म उसे जिंदा खा जाएगी। और वैसे भी स्पाइडरमैन के ना रहने के चलते किंग पिन ने अपने अपराध के साम्राज्य को काफी बढ़ा लिया था। तो मैंने सोचा कि इस बच्चे को वापस लाना होगा। सबसे पहले तो मैं उसे छोटे छोटे हिंट देता रहा, लेकिन तब बात मेरी समझ में आई। मुझे एक बूढ़े आदमी को किडनैप करना था जिसकी शक्ल हूबहू स्पाइडरमैन के अंकल बेन से मिलती थी। और तब मैंने स्पाइडरमैन के अपार्टमेंट के पास में इस बूढ़े आदमी को डराने के लिए 2 गुंडों को हायर किया। मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट बैठा, और फिर मैंने स्पाइडरमैन को उसकी सबसे बड़ी गलती होने से भी रोका। मैंने स्पाइडरमैन को उसके क्लोन बेन रेली से मिलवाया। उन दोनों को आपस में लड़ने से मना किया क्योंकि उनसे इन्हीं का टाइम वेस्ट होता। नकली वाली एंट मे को मारा और इन्हें बताया कि असली एंट मैन नॉर्मन ऑसबॉर्न के पास है। इससे मैंने इन दोनों की लाइफ के 2 साल बचा लिए। लेकिन गाइस वाचर को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि फ्रैंक कासल किस तरीके से हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। मारिया कहती है तब तो स्पाइडरमैन बहुत किस्मत वाला होगा जो उसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला है। काश कि फ्रैंक के पास भी कोई ऐसा ही दोस्त होता। कासल ने कहा अब मैं यहाँ आ चुका हूँ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके पास तुम हो
मारिया कहती है हाँ, लेकिन अब वो मुझसे बात नहीं करता। ऐसा लग रहा है कि हम दोनों अलग अलग जिंदगियां जी रहे हैं। पता नहीं वो पूरा दिन क्या करता रहता है। ऐसा लग रहा है कि अब वो एक फैमिली में रहना ही नहीं चाहता। जब वो एक वॉर में होता है तब काफी खुश लगता है। कासिल कहते हैं ऐसी बात नहीं है मारिया, उसकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। उसने आदमी औरतों को अपने भाई बहनों के लिए जिंदगी सेक्रीफाइस करते हुए देखा है। एक टाइम पे तो तुम्हें उनके लिए बुरा लगता है, लेकिन अगले ही पल बात समझ में आती है कि ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ। ये सब बातें एक आदमी को बदल के रख सकती हैं और उन्हें इस तरीके से झकझोर के रख देती हैं कि उन्हें सही गलत के बीच में फर्क पता ही नहीं चलता। बहुत से लोग वॉर के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना उन्हें टीवी पे दिखाई देता है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हर कोई शहीद होकर ही घर आता है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसी को वहाँ से बाहर निकलने में मदद करती हो। अरे मैं कहाँ भटक गया। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो यहाँ तुम्हारे साथ रहना पसंद करता है, हालांकि उसे ये बात समझ में नहीं आती। मारिया पूछती है तो अब भी उम्मीद बाकी है? कासल ने कहा शायद। मुझे नहीं पता कि तुम मेंटल हेल्थ किस चीज को कहती हो, क्योंकि कल रात मैं एक बिल्ली के साथ 20 मिनट तक बात कर रहा था ताकि वो मुझे कुछ रिस्पेक्ट दिखाए। क्या तुम जानती हो तुम्हारा दोस्त स्पाइडरमैन भी एक टाइम पे वॉर पे गया था। ये एक स्टूपिड सी सुपर हीरो वॉर थी, लेकिन वो भी काफी कुछ खराब हालत में वापस आया। उसका नाम था सीक्रेट वॉर। मारिया ने कहा मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। कासल कहता है वो इसलिए कि तुम मुस्कुरा रही हो, मेरे साथ मजाक कर रही हो, है ना? तो चलो बताता हूँ। जब स्पाइडी वापस आया तब वो पहले जैसा स्पाइडरमैन नहीं था। हालांकि तब भी वो एक अच्छा आदमी ही था, लेकिन बस बिगड़ने वाला था। वो बहुत खूंखार रहता, उसे जल्दी गुस्सा आ जाता, हमेशा काले कपड़े पहने रहता। उस टाइम पे मैं भी स्पाइडी के पास जाने से बच रहा था, लेकिन एक दिन जब मैंने उसे कुछ लोगों को पीटते हुए देखा तब मैंने बीच में आने की सोची। देखो बुरा मत मानना, वैसे वो लोग थे भी बुरे ही। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को पीटा था, लेकिन ये वाला स्पाइडी पिछले वाले स्पाइडी के मुकाबले उन्हें कुछ ज्यादा ही पीट रहा था। मैंने स्पाइडी के हाथों इन आदमी को मरने से बचाया और उन आदमी को पीटने का दोष अपने ऊपर लिया। फिर स्पाइडरमैन को एक डिटेक्टिव कैप्टन डी वॉल्फ के मरने का पता चलता है। वो मेरे बिना ही इन्वेस्टिगेशन करने चला गया था और जब मैं उसके पास पहुंचा तो वो पहले से ही सार्जेंट स्टैन कार्टर के साथ बात कर रहा था। मैंने उसे कहा कि हमें मिलकर काम करना चाहिए। खैर स्पाइडी मेरे साथ काम करने के लिए राजी नहीं होता है। मुझे तो पता ही था कि डी वॉल्फ को स्टैन कार्टर ने मारा था। फिर उस सुबह डेयरडेविल अपने पुराने जज दोस्त के साथ कुछ लो की बातें कर रहा था। तब उसने सेंस किया कि कमरे के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका सामना सिन ईटर से होने वाला है। यहाँ पे उसने डेयरडेविल को मारने की कोशिश की। अब डेयरडेविल तो बच गया, लेकिन उसका जज दोस्त मारा गया। डेयरडेविल सिन ईटर का पीछा करता है, लेकिन सिन ईटर भागने में कामयाब हो चुका था। अगली सुबह स्पाइडरमैन जाकर कार्टर से बात करता है। स्पाइडी को डेयरडेविल से पता चला था कि उसने सिन ईटर के पास एक पुलिस बैज देखा। यही बैज डी वॉल्फ की क्राइम सीन से मिसिंग था। तब स्पाइडरमैन को कार्टर की टेबल पे निक फ्यूरी की इमेज दिखाई देती है और तब उसे पता चलता है कि कार्टर शील्ड में पहले काम कर चुका है। फिर ये इन्वेस्टिगेशन कुछ दिनों के लिए ठंडी पड़ गई, जब तक कि सिन ईटर हमें दोबारा दिखाई नहीं दिया। वो चर्च में एक फादर को मारने आया था। उसके बाद तो चीजें काफी अजीब होने लगी। डेयरडेविल बार में जाकर लड़ाइयाँ करने लगता है, जबकि स्पाइडी क्रिमिनल्स के रोते हुए बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स को अरेस्ट कर रहा था, जबकि सेंटा वो बच्चों को लूट रहा था। मुझे नहीं पता कि सेंटा इस कहानी में क्यों इम्पोर्टेंट है, लेकिन है इम्पोर्टेंट। अगर उस दिन सिन ईटर डेली बगल में नहीं आया होता और इस टाइम पे स्पाइडी वहाँ पे नहीं होता तब वो कभी पकड़ा नहीं जाता। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि जो डेली बगल में आया था वो नकली था, क्योंकि उसने अपने पड़ोसी असली सिन ईटर की बातें सुनी थी। फिर स्पाइडी को पता चलता है कि कार्टर ही असली सिन ईटर है। स्पाइडी उसे मार ही देता अगर डेयरडेविल उसे नहीं रोकता। तब वो दोनों बेवकूफ एक दूसरे से लड़ने लग गए। पहले ही सिन ईटर की वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी फैली हुई थी, लेकिन चीजें तब और खराब हो गई जब लोगों ने यह सुना कि कार्टर सजा से छूट सकता है, क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं था। निक फ्यूरी उसे ड्रग्स दे रहा था। वहाँ पे दंगे होने लगे, लेकिन स्पाइडी और डेयरडेविल मिलकर उन्हें रोक लेते हैं। देखो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक वॉर अच्छे से अच्छे इंसान को बदल सकती है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो नॉर्मल होने लगते हैं। लेकिन इस दौरान जो इन लोगों के पास में होते हैं, इनके करीबी होते हैं, उन्हें ही चुपचाप सब कुछ सहन करना पड़ता है। वो जागी जागी रहते हैं, जब मन में ये चिंता होती है कि वो लौटकर घर वापस भी आएंगे या नहीं, या फिर अगर वो घर आएंगे भी तब उनकी हालत कैसी होगी। मारिया ने कहा मैं इस फीलिंग को जानती हूँ। कासल कहता है ऑफ कोर्स तुम जानती हो। मुझे लगता है कि तुम काफी कुछ स्पाइडरमैन की एमजे जैसी हो। स्पाइडरमैन और मैरी जेन आपस में बचपन से ही ऐसे हैं।
लेकिन चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो वो मिल बैठकर सुलझा लेते हैं। चलो कुछ सालों पहले की बात कर लो। स्पाइडरमैन उस टाइम पे अफ्रीका के अंदर कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहा था, लेकिन वहाँ पे वो इकलौता महसूस करता है, जबकि मैरी जेन वो लॉस एंजलिस के अंदर रह रही थी, अपना एक नया कैरियर बना रही थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन स्पाइडी के बिना उसे मजा नहीं आया। उन दोनों को लगता है कि वो एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, इसलिए उन दोनों ने फ्लाइट बुक की एक दूसरे को सरप्राइज करने के लिए। स्पाइडी लॉस एंजलिस पहुंच गया और मैरी जेन न्यूयॉर्क। दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन जब ये दोनों अपने अपने डेस्टिनेशन पहुंचे तब ऑफ कोर्स उनकी मुलाकात नहीं हुई। उन दोनों को लगा कि उन्होंने किसी और से रिश्ता बना लिया होगा और अब इन्हें भी रिश्ते को भूल जाना चाहिए। तो पीटर ने न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ी और एमजे ने वापस लॉस एंजलिस की, लेकिन रास्ते में स्पाइडी के प्लेन पे बिजली आ गिरी और उन्हें बीच रास्ते डेनवर में उतरना पड़ा। और जब स्पाइडी दूसरी फ्लाइट पे जाने वाला था तब उसे कोने में कहीं एमजे बैठी हुई दिखाई दी। स्पाइडी उसके पास जाता है और हालांकि इन दोनों को ही फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन ये अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके थे। इन दोनों ने वहां पे घंटों एक दूसरे से बात की, लेकिन तब कुछ अजीब हुआ। डॉक्टर डूम के प्लेन को भी डेनवर पे उतरना पड़ा। इससे डॉक्टर डूम गुस्सा हो जाता है। तब स्पाइडरमैन की स्पाइडर सेंस उसे वार्निंग देती है, लेकिन स्पाइडी को उस आत्मघाती हमले वाले आदमी के बारे में तब तक नहीं पता चला जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। इस हमले के अंदर डॉक्टर डूम बेहोश हो चुका था। तब मैंने और स्पाइडी ने मिलकर घंटों तक डॉक्टर डूम को लटवीरिया के विद्रोहियों से बचाया। लेकिन इन सब लड़ाइयों के बीच भी स्पाइडरमैन समझता था कि उसके लिए क्या चीज इम्पोर्टेंट है, एमजे। वो बीच बीच में एमजे से बात करता रहा। वहाँ इन दोनों का प्यार और गहरा हो जाता है। और उसके बाद डॉक्टर डूम जागता है, जो कि वो कह रहा था कि वो इस टाइम पे किसी दूसरी डायमेंशन में गया हुआ था। लेकिन उस दिन कुछ और भी हुआ। मुझे मैरी जेन को जानने का मौका मिलता है। गाइस, ये कहानी मारिया को इतनी पसंद आ रही है कि वो रोने लगती है। उसने कहा, मुझे एमजे बहुत पसंद है, काश कि मैं भी उसी की तरह होती। कासल कहता है, तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छी हो और फ्रैंक भी तुम्हारे बारे में यही सोचता है। इसके बाद मारिया कासल को डिनर के लिए इनवाइट करती है, जबकि फ्रांसिस अपनी मॉम मारिया को शिकायत करता है, मॉम मशरूम मत डालना, आप हमेशा खाने में थोड़ी बहुत मशरूम डाल देती हैं। और गाइस, इसी टाइम पे ब्रुकलिन के अंदर फ्रैंक कासल की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। शहर का एक गुंडा मगिया वह एक दूसरे क्रिमिनल हेड हेक्टर मोन्टाया को मारने का ऑर्डर देता है। तो गाइस, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। एम करते हैं 1300 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप पूरा करवा देंगे।